बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। वो पूरे चांद की रात थी। आसमान पर बादलों का एक हुजूम सा था, जैसे वो सब चांद के मुकम्मल जोबन को देखकर मदहोश हो गए हों। वक्फे वक्फे से चांद को अपने घेरे में लेते तो फिजा में तारीकी सी छा जाती। कभी कभी चांद खुद को बादलों के घेरे से बाहर निकल जाता और फिर अपनी चांदनी जमीन पर बिखेरने लगता। हल्की हल्की हवा मौसम में खुनकी बढ़ा रही थी। लोग गर्म रजाइयों में दुबके राहत की वादियों की सैर कर रहे थे। गर्मियों में अमीर लोगों का फुल एसी की वजह से मजा होता है। रात के इस पहर वसीउ अरीस रकबे पर फैली हुई कोठी के लॉन के सरसब्ज पौधों में बेचैनी का तलातुम बरपा था। कोई हरे पत्तों में कुल बुलाती हुई सरगर्दां फिर रही थी। पत्तों में इस हलचल को अगर कोई जागने वाला फर्द देख लेता तो हरासा हो ही जाता। बिलाखिर उस चीज ने पत्तों में से सर निकाल कर बाहर का जायजा लिया। वो नन्ही चमकती आंखें पत्तों से नमूदार हुईं और गिरदोपेश का जायजा लेने लगी। सब्ज घने पत्तों से झांकती शोलाबार दो नन्ही आंखें। महफूज माहौल देखकर वो सियाना सा वजूद पत्तों की ओट से निकला और रेंगता हुआ कोठी के अंदरूनी हिस्सों की जानिब बढ़ने लगा। किसी चीज की तेज महक उसे किचन की तरफ खींचे जा रही थी। बहरहाल वो सूंघता हुआ किचन के अंदर दाखिल हुआ। अब वो पल भर को रुक कर एक बार फिर इर्द गिर्द देख रहा था, जैसे कुछ खोज रहा हो। खैर, उसकी नजर अपनी मनचाही शय पर पड़ गई तो वो जैसे खिल उठा। फौरन रेंगते हुए अपना रुख छोटे साहब की तरफ कर दिया, जिसमें ठंडा दूध मौजूद था। किसी ने एहतियात से मग में दूध रखा हुआ था। वो सुनहरी रंगत का एक छोटा सा सांप था। उसकी लंबाई बमुश्किल चंद इंच थी। बहरहाल बड़ी तगोदो और कोशिश के बाद वो सिले पर चढ़ गया और दूध पीने लगा। और फिर वो अपना बैलेंस ना रखते हुए अचानक मग में गिर पड़ा। मग से निकलने की उसने बहुत कोशिश की, मगर चंद इंच पर मुश्तमिल वो सांप मग से बाहर ना निकल सका। इस शानदार कोठी की पुरानी मुलाजमा सकीना किचन में आई और उसने इधर उधर देखा और झट से उसने मग उठाकर घबराते हुए एक ही सांस में सारा दूध पी लिया। किचन में उस वक्त अंधेरे का राज था। सकीना का ये रोज का मामूल था कि सबके दूध पीने के बाद अपने लिए वो जरूर दूध बचा लेती थी और कामकाज से फरागत के बाद घर जाते हुए दूध पीती थी। दूध पीने के बाद वो किचन से निकली और अपने सर्वेंट क्वार्टर की तरफ खरामा खरामा बढ़ गई और कमरे में जाकर चारपाई पर लंबी तान कर सो गई। रात में अपनी चादर आहिस्ता आहिस्ता समेट रही थी। उफक पर सुबह के उजाले नमूदार होने को थे। उस इलाके में चंद आलीशान घरों के अलावा कच्चे पक्के मकानात भी थे। दाएं तरफ झोंपड़ियों की भी छोटी सी कतार थी। गर्ज कि उस इलाके में माली लिहाज से हर तरह के अफराद रिहाइश पजीर थे। अलबत्ता नीले रंग के पत्थरों वाली वो कोठी सब में नुमाया थी, जिसके नीले पत्थर रात में हीरों की मानंद जगमगाते थे और जिसके दरो दीवार को आधे से ज्यादा सरसब्ज दरख्तों, पत्तों और पौधों ने ढक रखा था। उस कोठी की खूबसूरती के बायस उसमें बसने वाले अफराद से मुताल्लिक कहा जाता था कि वो दुनिया में ही जन्नत में रहते हैं। सुबह की किरणें उस कोठी के नक्शो निगार को और नुमाया कर रही थी। बालाई मंजिल पर वाक़ई कमरे की भारी पर्दों से हल्की रोशनी अंदर दाखिल हो रही थी। गुलाबी रंग के नर्म मखमली कंबल से दो सफेद बाजू बाहर निकले और भरपूर अंगड़ाई ली। सफेद दाग से डोल बाजू को चांदी का हल्का सा जगमगाता ब्रेसलेट और हसीन बना रही थी। नर्म कंबल में लेटी उस हसीन नाज़नीन को देखने के लिए किसी का भी दिल बेताब हो सकता था। फिर उन खूबसूरत हाथों ने अपने चेहरे से हौले हौले कंबल को खिसकाना शुरू किया। सफेद चेहरे पर बिखरी हुई स्याह बालों की चंद लटें बादलों में छुपे हुए चांद की मिसाल लग रही थी। मूंदी मूंदी आंखों में उस हसीना ने वॉल क्लॉक पर नजर डाली तो एक झटके से उठ बैठी। ओह,
आज तो उसके कॉलेज का पहला दिन था और वो इतनी देर तक सो रही थी। अदनान लाला, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? मैं आज कॉलेज से लेट हो गई। नाश्ते की मेज पर अदनान की छोटी बहन सबा शिकवा कुना थी। मैं तो खुद रात बहुत लेट सोया था। एहतशाम भाई का फोन आया था, बस उनसे गपशप लगाता रहा। अदनान ने ऑरेंज जूस का ग्लास उठा लिया। तो क्या आज तुम कॉलेज नहीं जाओगी? ऐसे तो तुम्हारा इंप्रेशन बड़ा बुरा पड़ेगा। उनकी वालिदा फौरन बोल पड़ी, छोड़े अम्मी, आज सबा आपी को छुट्टी करवा लेते हैं, क्योंकि कम से कम मुझसे तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई मेरी इतनी मासूम सी आपी को डांटे। हसन अपनी कुर्सी खींचकर बैठ चुका था। वैसे कोई मेरी इतनी प्यारी बेटी को डांटे, ये बर्दाश्त तो मुझसे भी नहीं होगा। उनकी वालिदा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो बस फिर सबा को छुट्टी करवा लेते हैं, क्योंकि लेट आने पर उनकी खिंचाई तो पक्की है। अदनान ने देसी घी के पराठे का नवाला तोड़कर मुंह में रखते हुए बेनियाजी से कहा, अम्मी जान जिंदाबाद। सबा अपनी वालिदा से लिपट गई, क्योंकि उनकी वालिदा की इजाजत के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता था। ये सकीना ने आज मेरे लिए चाइनीज ऑमलेट क्यों नहीं बनाया? हसन ने हैरत से मेज पर नजर दौड़ाई। वो साहब जी, बस अभी लाई। पास ही खड़ी मुलाजमा सकीना फौरन किचन की जानिब बढ़ गई। ऐसा तो आज तक नहीं हुआ था कि सकीना अपना काम भूल जाए। अदनान पर तशवीश लहजे में बोला, क्योंकि सकीना वाकई बहुत जिम्मेदार मुलाजिमा थी। बस खाने पीने के मामले में थोड़ा सा नदीदापन सबको खटकता था। अरे छोड़े लाला, उसका अपना कोई मसला होगा, हम क्यों उसकी फिक्र में हलकान हों। अदनान से कहने के बाद सबा ने अपना रुख वालिदा की सिमत मोड़ लिया। ममा, आप मुझे ये बताएं कि मेरा 5th क्लास में फ़ोटो एल्बम कहाँ है? ममा, आप मुझे ये बताएं कि मेरा 5th क्लास का फ़ोटो एल्बम कहाँ है? क्यों बेटा, उसकी अब क्या ज़रूरत पड़ गई आपको? वालिदा मोहतरमा टिश्यू से हाथ साफ करते हुए बोली। वो मामा, दरअसल मेरी दोस्त है ना चांदनी, उसका कल शाम फ़ोन आया था। बातों बातों में वो कह रही थी कि 5th क्लास की अलविदाई तकरीब के वक्त उसने पिंक कलर का फ्रॉक पहन रखा था, जिसके पीछे बहुत बड़े बड़े पर लगे हुए थे, जबकि मैं कहती हूँ कि उसने पैंट शर्ट पहन रखी थी। बस इसी बात पर हमारी शर्त लग गई है। उस फोटो एल्बम में हमारी पार्टी की तस्वीरें हैं, बस इसीलिए देखना चाह रही हूँ। तफसील बताते हुए सबा ने दूध का ग्लास मुंह से लगाया। फोटो एल्बम तो स्टोर रूम में पड़ा है, बाएं रैक के आखिरी खाने में। अच्छा अदनान, मेरी आज ज़रा मीटिंग है, शायद लेट हो जाऊं। सबा और हसन का ख्याल रखना और तुम तीनों ही घर से बाहर नहीं निकलोगे, राइट? वालिदा मोहतरमा ने जाते जाते हुक्म सादिर कर दिया। वो एक सोशल वर्कर थी, जबकि उनके शौहर भी शहर के मशहूर शख्सियत थे। सुबह जाकर रात गए उनका घर आना होता। नीले पत्थरों वाली कोठी में रहने वाले अफराद की बस यही जिंदगी थी। लाला, मैं स्टोर से फोटो एल्बम लेकर आती हूँ, आप सकीना से कहकर बर्तन उठवा लें। सबा कुर्सी घसीट कर उठ खड़ी हुई। कॉरिडोर से होते हुए बालाई मंजिल की जानिब जाती मेहराबी सीढ़ियों के एंड नीचे स्टोर वाक़ था, जिसको ज्यादातर लॉक लगा रहता था। सबा ने चाबी लॉकर में घुमाई और दरवाजा चिड़चिड़ाहट के साथ खोल दिया। उसने हाथ बढ़ाकर स्विच ऑन करने की कोशिश की तो अचानक याद आया कि बल्ब तो फ्यूज हो चुका है, और फिर भला स्टोर में नया बल्ब लगाता भी कौन। सबा ने कदम आगे बढ़ाए और बाएं तरफ बढ़ने लगी, जहां रैक रखा था। दीवार पर बने छोटे से रोशनदान से सूरज की निहायत मध्यम रोशनी अंदर आ रही थी। वो झुककर बैठी और रैक के आखिरी खाने से एल्बम तलाश करने लगी। चंद मिनट बाद ही उसे एल्बम मिल गया। फोटो एल्बम से लेकर वो उठी तो उसे अपने इर्द गिर्द कुछ सरसराहट सी महसूस हुई। उसने गिरदोपेश में निगाह दौड़ाई तो भौचाल आ गया। रैक के सबसे ऊपरी हिस्से के ऊपर 2 बड़ी बड़ी आंखें उसे घूर रही थी। सबा घबराकर दाएं तरफ को हटी तो मजीद हैरान रह गई। उन सुर्ख बड़ी आंखों के डेले सबा की हरकत के साथ ही हरकत कर रहे थे। एक जोरदार चीख उसके मुंह से निकली और वो बदहवास होकर भागती हुई स्टोर रूम से निकली और बिल्कुल सीधी सिमत भागते हुए सामने की तरफ आते किसी वजूद से टकरा गई। मगर इससे पहले कि वो गिरती, किसी ने उसे बाजुओं से थाम लिया। उसने अपना मुसलसल चीखें मारता मुंह बंद करके आंखों को खोला तो सामने पैंट शर्ट में मलबूस तकरीबन 7 फीट का मालिक खड़ा था। वो बिलाशुबा इंतहाई बारोब शख्सियत लग रहा था। सबा ने घबराकर उस शख्स की तरफ देखा और बगैर कुछ बोले अंदर की तरफ भाग गई। उस पर वजाहत शख्स ने एक नज़र अंदर की जानिब भागती सबा पर डाली और दूसरी नज़र जमीन पर गिरे उसके लाल दुपट्टे पर डाली।
लम्हा भर के लिए तवक्कुफ के बाद उसने आगे बढ़कर लाल रंग का सितारों भरा आंचल उठाया और सोफे पर रख दिया, जैसे वो उस दुपट्टे को जमीन पर गिरा नहीं देखना चाहता था। अरे हशाम भाई, आप कब आए? टीवी लाउंज से निकलते अदनान की नजर अपने बड़े भाई बशीर के दोस्त पर पड़ी तो सीधा उसकी तरफ आया। बस अदनान यार, बशीर ने कुछ चीजें तुम लोगों के लिए भेजी हैं, वही देने आया हूँ। एहतशाम नामी इस पुरवजाहत शख्स ने काले रंग के 2 बड़े बैग्स अदनान के हाथों में थमाए। आप बैठे भाई, मैं सकीना को चाय का बोल कर जा रहा हूँ, पी कर जाइएगा। असल में मुझे जरूरी काम ना होता तो आपके साथ बैठकर खूब गपशप लगाता। अदनान ने मुस्कुराते हुए उज़र पेश किया और चला गया। सी ग्रीन कलर के सोफे पर बैठे एहतशाम की नजरें बार बार सोफे पर पड़े सुर्ख रंग के दुपट्टे पर भटक रही थी। साथ साथ वो अपनी उम्मीद भरी नजरें उस आस पर भी इधर उधर दौड़ा रहा था कि शायद वो बंद करके चीखें मारती दीवानावार भागती लड़की उन्हें दोबारा नजर आ जाए। मगर चाय की आखिरी चुस्की भरने तक उनकी निगाहें मतलाशी ही रही। बिलाखिर वो नाउम्मीद से होकर उठे और छोटे छोटे कदम उठाते बाहर की जानिब बढ़ने लगे। ओह, मेरा दुपट्टा! सबा शीशे के सामने खड़ी हुई तो अचानक उसे याद आया कि उसका दुपट्टा तो वहीं गिर गया था। वो तेजी से निकलकर कॉरिडोर की तरफ आई, जहां से एहतशाम एक नजर फिर देखने की चाह लिए लौट गए थे। बहुत दर्द हो रहा है बीजी, बहुत ज्यादा। 19 साला सकीना पेट पर हाथ रखे सिसक रही थी। ये तुम्हें हर 1.5-2 हफ्ते बाद ऐसा दर्द क्यों हो जाता है? मम्मा भी घर पर नहीं है, पापा तो आते ही रात को हैं, हम क्या करें? सबा रुहासी हो गई। मुझसे कोई काम नहीं होगा बीबी जी, बहुत दर्द हो रहा है। सकीना निढाल सी हो रही थी। उसके साथ ही उससे उबकाई सी आई तो वो मुंह पर हाथ रखकर अंदर वॉशरूम की तरफ भागी। सकीना, सकीना! सबा उसे पुकारती रह गई। जाओ सबा आपी, अंदर जाकर उसे देख लो, कहीं कोई और ही मसला ना हो। हसन ने बालों में हाथ फेरते हुए मायनी खेज अंदाज में कहा तो सबा जैसे तप उठी। शर्म करो हसन, वो बहन भाइयों में सबसे छोटी है, अभी तो उससे बड़ों की शादियां नहीं हुई। तुम भी ना, बस आने दो मामा को, तुम्हारी तो खूब शिकायत करूंगी। हसन को सरजनिश करते हुए सबा उठकर सकीना के पीछे चली आई। बीबी जी, नकहत सी हो गई है, अब तो पेट का दर्द भी बिल्कुल ठीक हो गया है। सकीना दुपट्टे से मुंह पर आया पसीना पोंछते हुए बोली। काम वाम बाद में होते रहेंगे सकीना, पहले तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। ये पेट का दर्द, सर का दर्द बेशक छोटे दर्द होते हैं, लेकिन इनका चेकअप जरूरी करना चाहिए। सबा फैसला कुल लहजे में बोली और गैराज में जाकर गाड़ी निकालने लगी। आप मरीजा की क्या लगती हैं? डॉक्टर ने सवालिया नजरों से सबा की तरफ देखा। डॉक्टर साहिबा, सकीना के वालिदैन गांव में होते हैं, बीमारी और बुढ़ापे के बायस कामकाज के काबिल नहीं है। इसके बड़े बहन भाई करीबी कोठियों में काम करते हैं और ये हमारे घर। सबा ने तफसील बताई। मुबारक हो आपको, शी इज एक्सपेक्टेड। डॉक्टर ने अल्फाज गोया बिजली बनकर सबा पर बरसा दिए। रात में सबा अपने बिस्तर पर लेटी करवट पर करवट बदल रही थी। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये बात सकीना या किसी दूसरे फर्द को किस तरह बताए। बिस्तर पर पड़ी वो छत को घूरे जा रही थी। मुझे कम से कम सकीना से इस मामले में बात करनी चाहिए, एक ख्याल उसके जहन में आया और वो बिस्तर से उठकर दरवाजे की जानिब बढ़ी। जो ही उसने दरवाजा खोला तो सामने एक लड़की खड़ी थी, बड़ी बड़ी स्याह आंखों वाली। सबा को याद आने लगा कि यही आंखें उसे स्टोर में रैक के ऊपर नजर आई थी। उसके खुरदरे बेजान बाल आपस में बुरी तरह से उलझे हुए थे। उसने अपने पैर कमरे के अंदर रख दिए। उसके पैर में सफेद फूलों के गजरे पायल की तरह बंधे हुए थे। सबा खौफ के मारे पीछे हटती जा रही थी और वो लड़की उसकी तरफ बढ़े जा रही थी। बिलाखिर सबा की पुश्त दीवार के साथ लग गई। सांस उसके गले में जैसे अटक सी गई। लड़की अब सबा के बिल्कुल ऊपर झुक गई थी। सबा ने खौफ की ज्यादती के बायस आंखें जोर से भींच ली। आंखें खोल, आंखें खोल। सबा के ऊपर झुकी वो लड़की धीरे धीरे बोल रही थी। बोलने की वजह से उसके मुंह से सांप की सी पतली जबान बार बार निकल रही थी, जिसे वो अंदर करती बार बार। अगर उसकी जबान सबा देख लेती तो उसके रहे सहे औसान भी खता हो जाते। बहरहाल लड़की के कहने पर सबा ने अपनी आंखें खोल दी तो दम बखुद रह गई।
उस खौफनाक लड़की की बड़ी बड़ी स्याह आंखों में नीला रंग घुलने लगा था। उसकी आंखें स्याह से नीली होती जा रही थीं और उसके उलझे हुए खुरदरे बाल अपने आप ही सिमट कर उसके सर पर इकट्ठे होकर कोई शक्ल बना रहे थे। सबा फटी फटी आंखों के साथ सारा मंजर देख रही थी। अब उस पुरस्कार लड़की के सर पर उसी के खुरदरे बालों का एक बहुत बड़ा फन बन चुका था और उसकी आंखें भी मुकम्मल तौर पर नीली हो चुकी थी। कोई भी बड़े से बड़ा दिलवाला मंजर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सबा तो फिर एक धान पान सी लड़की थी। वो मुकम्मल तौर पर बेहोश होने को थी। उसी लम्हे उसके कमरे का दरवाजा खुला और सकीना दूध का ग्लास हाथ में थामे अंदर दाखिल हुई। सबा के ऊपर झुकी लड़की ने तड़प कर पीछे की तरफ देखा और फौरन ही उसकी हैयत तब्दील होने लगी। दीवार के साथ लगी सबा जमीन पर बैठती चली गई। सकीना ने दूध का ग्लास मेज पर रखा और भाग कर उसी जानिब आई। बेहोश होने से कबल बंद होती आंखों के साथ सबा ने इतना जरूर देखा था कि उस लड़की की हैयत अब लंबे से सांप में बदल गई थी। जाते जाते सांप ने सबा के पास बैठी हुई सकीना के पैरों को अपने फन से छुआ था, जैसे उसने उन पैरों को बोसा दिया हो। सुबह के वक्त सबा ने अपने भाई के सामने बैठकर सारा वाकया बयान कर दिया। लड़की का एकदम सांप बच जाना, वाह, यूं लगता है कोई जबरदस्त कहानी पढ़ रहे हो। अदनान ने सबा की बात मजाक में उड़ाई। मैं सच कह रही हूँ लाला, अगर सकीना ना आती तो न जाने वो लड़की मेरा क्या हशर कर देती। सहमी सहमी सी सबा के दाएं तरफ अदनान और बाएं तरफ हस्सान बैठा था। ना यकीन करो आप दोनों मेरी बात का, शाम को कराची से बशीर भाई का फोन आएगा ना, देखना वो कैसे एकदम मेरी बात का यकीन करेंगे और भाभी और इस्माइल को लेकर तुम दोनों की डांट टपट के लिए दौड़े चले आएंगे। सबा ने मान से अपने सबसे बड़े भाई का जिक्र किया जो रोजगार के सिलसिले में अपनी बीवी और बेटे इस्माइल के हमरा कराची में रहते थे। तीनों बहन भाई काफी देर तक बहस करते रहे और हंसते रहे। बातों बातों में उसे सकीना का ख्याल आया तो वो उठकर सीधा सर्वेंट क्वार्टर की जानिब चले गई। सकीना चारपाई पर पड़ी हुई छत को घूरे जा रही थी। वो इर्द गिर्द के माहौल से बिल्कुल लाताल्लुक लग रही थी। उसके ऐन सिरहाने गालिबन उसकी कोई दोस्त आई हुई थी जो उसके सिरहाने बैठी उसे तके जा रही थी। उसकी कमर पर बालों की चोटी गुंधी हुई थी। सबा ने सकीना को डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा और करीब जाकर उस दोस्त के कंधे पर हाथ रखा। लड़की ने जूं ही मुड़कर सबा की जानिब देखा तो सबा की घिग्गी बन गई। वो तो वही लड़की थी, बड़ी बड़ी स्याह आंखों वाली। सबा फौरन पीछे हट गई। हर दफा मुझे तंग कर देती है। लड़की ने उचक कर उसकी गर्दन पकड़ ली। इस लड़की की हथेलियां निहायत छोटी जबकि उंगलियों का साइज खासा लंबा था। उसके हलक के आवाज के साथ ही सीटियां निकल रही थी और सांप जैसी दो शाखा जबान बार बार लबों से बाहर निकल रही थी। सबा की घुटी घुटी चीखें सुनकर सकीना ने करवट ली और फौरन उठ खड़ी हुई। सबा को बहुत हैरत हो रही थी कि सकीना उस लड़की से बिल्कुल अनजान लग रही थी, जैसे वो उसे नजर ही ना आ रही हो। लड़की सकीना को देखते ही एक बार फिर हवा में तहलील होकर लंबे से सांप की जौबन में आ गई। सांप ने सकीना के पैरों को पहले की तरह एक बार फिर बोसा दिया और कोने वाली पतली नाली से निकल गया। क्या हुआ बीबी जी आपको? सकीना हैरान परेशान सबा को संभाल रही थी। वो इस बात से कतई तौर पर लाइल्म थी कि कोई सांप उसके पैरों का बोसा लेकर जाता है। कुछ नहीं, बस यूं ही दिल घबरा गया। सबा ने फौरन घड़े में से मट्टी के प्याले में पानी उंडेला और खटाखट पीने लगी। पानी पीते हुए एक सवाल उसके हलक में फांस की तरह चुभ रहा था कि आखिर ये लड़की तभी उसे क्यों नजर आती है जब वो सकीना से उसकी हालत के मुतालिक सवाल करने आती है। वो मुअम्मा उससे हल नहीं हो पा रहा था। उसने चुप करके पानी पिया और खाली सी नजर सकीना पर डालकर वापस कोठी की तरफ लौट गई। सूरज की रुपहली धूप अपनी किरणों समेत आंगन में उतर रही थी और रॉकिंग चेयर पर चेहरे पर अखबार फैलाए एहतशाम दूर बहुत दूर कहीं खोए हुए थे। उस खौफजदा चेहरे वाली लड़की ने पहले दिन से उनकी नींदें चुरा रखी थी। बशीर से उनकी बहुत गहरी दोस्ती थी, मगर अपने दोस्त की अदम मौजूदगी में वो उनके घर आखिर किस बहाने से जाते? वो तो उस महजबी का नाम तक नहीं जानते थे। वो अभी उन्हें यादों में खोए हुए थे कि हमसाये के घर से तेज म्यूजिक की आवाजें आने लगी। वो अक्सर अपनी सुबह की इब्तिदा म्यूजिक से करते थे। एहतशाम को अपने पड़ोसियों की इस आदत से शुरू से ही चिढ़ थी। वो बार बार अपनी पड़ोसियों से कह चुके थे कि सुबह की इब्तिदा गानों के बजाय अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से करनी चाहिए, मगर आजकल के दौर में कोई किसी का भला कहाँ सुनता है। एहतशाम ने बेजार होकर अखबार समेटा और रॉकिंग चेयर से उठने ही लगा था कि गाने के अल्फाज
उनके दिल के तारों को छू गए। गाने के बोल कुछ यूं थे, हाथों की लकीरों पर लिखा है तेरा मेरा रिश्ता दिल का रिश्ता है। जाने ये गाना सुनकर एहतशाम के मन में वो परेशान चेहरा लिए लड़की का अक्स क्यों उभर आया। उसके साथ ही लम्हे के हजारों हिस्से में वो गाड़ी की चाबियां उठाकर गैराज की जानिब बढ़ गए। सुबह की नमाज पढ़कर सबा अपने कमरे में जा रही थी कि उसकी नज़र किचन में नाश्ते की तैयारियों में मसरूफ सकीना पर पड़ी। उसने अपना रुख किचन की जानिब कर लिया जहां सकीना आटा गूंद रही थी। आजकल उसके जिस्मानी नशेब व फराज में काफ़ी फ़र्क आ चुका था, लेकिन वो अनपढ़ लड़की इससे बिल्कुल गाफिल थी। तुम्हारे पेट में काफ़ी दिनों से दर्द नहीं हुआ सकीना? बात शुरू करने के लिए सबा शेल्फ पर रखे बर्तनों से छेड़छाड़ करने लगी। हाँ बीबी जी, अब बस हल्का हल्का दर्द ही रहता है, वो तो मैं सह लेती हूँ। जब तेज दर्द होता है फिर मुझसे नहीं रहा जाता। आटा गूंदने के बाद सकीना ने पानी सिंक में उंडेला और अपने हाथ खुश्क करने लगी। क्या तुम्हारा किसी लड़के से कोई ताल्लुक है? सबा असल बात पर उतर आई। बीबी जी, मुझे समझ में नहीं आई। सकीना ने मारे हैरत की अपनी मोटी मोटी सुरमा लगी आंखें मजीद फैलाईं। देखो सकीना, तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा वरना तुम्हारी जिंदगी खराब हो सकती है। तुम जानती हो, उस दिन डॉक्टर ने तुम्हारी रिपोर्ट्स देखकर कहा था कि तुम एक्सपेक्ट कर रही हो। सबा सकीना के कांधों पर हाथ रखे बोल रही थी। वो क्या होता है बीबी जी? सकीना ने नासमझी से आंखें मजीद खोल ली। उस पर सबा ने झुंझलाकर दरवाजे की तरफ रुख किया। उसकी सकीना की तरफ पुश थी। भला सकीना कहाँ अंग्रेजी समझ सकती थी। खौफ के मारे उसने अपने सर पर हाथ मारा, फिर एक ठंडा सांस भरकर दोबारा सकीना की तरफ मुतवज्जो हुई। मैं ये कहना चाह रही थी सकीना कि तुम। अल्फाज सबा के गले में अटक गए। दो बड़ी बड़ी स्याह आंखें सकीना के कांधों के पीछे से उसे घूर रही थी। सबा दहशत ज़दा सी होकर पीछे हटी। अब वो लड़की हौले हौले सरक कर सकीना के कांधों के पीछे से हट रही थी कि सबा ने थूक निगलकर बात मुकम्मल करने की कोशिश की, मगर पीछे मौजूद उस लड़की ने गर्दन धीरे से नफ़ी में हिलाई। उसकी गर्दन की चिड़चिड़ाहट सबा वाज़े सुन सकती थी। फिर पता नहीं सकीना क्यों इन सब बातों से बेगानी थी, मगर आज सबा ने भी पक्का तहैया कर लिया था कि सकीना को सब कुछ बताकर ही रहेगी। हालांकि लड़की सबा को कहर आलूद निगाहों से घूर रही थी। तुम पेट से हो सकीना, सबा ने चीख कर कहा तो सकीना के हाथों से कप की ट्रे छट से गिर गई। सारे कप चकनाचूर हो गए। वो साकत वहीं खड़ी रही। सबा के अल्फाज का असर सकीना से ज्यादा उसके पीछे खड़ी लड़की पर हुआ। उसके बाल यकलख बहुत लंबे हो गए और जमीन को छूने लगे। मुंह से अजीब व गरीब आवाजें निकलने लगी और उसकी दो शाखा लंबी जबान बार बार अंदर बाहर होने लगी। गर्दन टेढ़ी किए वो गोल मोल चक्कर में घूमती सबा की जानिब बढ़ने लगी। आज नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुझे। गोल मोल छोटे छोटे चक्करों में घूमती वो सबा की जानिब बढ़ती ही जा रही थी। घूमने की वजह से उसके लंबे बाल लटों की तरह घूम रहे थे। सबा ने घबराकर किचन के दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, मगर वहां पहले से ही कोई खड़ा था। उसने स्याह रंग का चुस्त लिबास जेबतन कर रखा था। उसकी आंखें नीली थी। वो बिलाशुबा बेहद हसीन लड़का था, मगर वो सबा को देखकर मायनी खेज अंदाज में मुस्कुराया। उसकी दो शाखा जबान साफ नजर आ रही थी। सबा वापस उल्टे कदमों भागी। उसे ये समझने में कतई देर न लगी कि वो नाग और नागिन के नरगे में फंस चुकी है। फर्श पर बिखरे कपड़ों के टुकड़े उसकी हसीन और नाजुक पांव को रंग सफेद से सुर्ख कर चुके थे। वो बेआसरा सी होकर किचन में लगी ग्लास वॉल के साथ चिपक गई जो लॉन की तरफ थी। नाग और नागिन मकरू हंसी हंसते हुए सबा की तरफ बढ़ने लगे। उसके बीचों बीच सकीना खलाओं में घूमती मुजस्मा बनी साकित खड़ी रही। सबा ने आंखें बंद करके अपने रब को पुकार और ऐन उसी लम्हे ख्याल उसके जहन में कौंधा। उसने शेल्फ से बेलन उठाया और 2-3 बार पूरी कुव्वत से गिलास वॉल पर दे मारा। गिलास वॉल में अब इतना बड़ा सुराख हो चुका था कि सबा जैसी धान पान सी लड़की बआसानी निकल सके। सबा तमाम हिम्मत जमा करके शेल्फ पर चढ़ी और गिलास वॉल में बने सुराख में से बाहर की जानिब दौड़ गई और मेन गेट की तरफ भागने लगी। खून में तर उसके सफ़ेद और लाल पांव सरसब्ज घास पर अपना निशान छोड़े जा रहे थे। गेट क्रॉस करके वो जूं ही सड़क पर आई तो सामने से आती प्राडो से टकरा गई। कौन है आप? जानती हो, अगर मैं ऐन वक्त पर गाड़ी ना रोकता तो आप कहाँ होती? अंधी होकर चल रही थी। नीचे बैठी निढाल सी लड़की जो ही उठकर खड़ी हुई, बुलंद कामत एहतशाम के अल्फाज हलक में ही अटक गए और एक टिक उस मोहनी सूरत को देखते रहे। आप?
आप वही है ना जो उस दिन हमारे घर आए थे, बशीर भाई के दोस्त? आप प्लीज मुझे यहाँ से ले चले। वो मेरे पीछे आ रहे होंगे, प्लीज मुझे यहाँ से दूर ले चले। सबा के पसीना ज़दा चेहरे पर आंसू ढलक कर उसे नम बना रहे थे। एहतशाम मुंह खोले उसके चेहरे की मासूमियत में खोए हुए थे कि सबा ने अपने बाजुओं से पकड़कर उसे झंझोड़ डाला। मैं जो कह रही हूँ आप क्यों नहीं सुन रहे आखिर? वो मोटे मोटे सांपों को लॉन के ताशीदा घास पर तैरता देखकर मजीद चीख रही थी। एहतशाम को जैसे होश सा आ गया। उन्होंने तेजी से सबा के लिए फ्रंट सीट का दरवाजा खोला और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर प्राडो तेजी से आगे बढ़ा दी। सबा ने सीट की पुश से टेक लगाकर आंखें मूंद दी। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी, जख्मी पैरों से खून रिस रहा था। एहतशाम का बहुत दिल चाहा कि वो अपनी जेब से रुमाल निकालकर उस लड़की के जख्मों पर रख दे, मगर वो इस पहले से खौफजदा लड़की को मजीद खौफजदा नहीं करना चाहता था। कितना अजीब इत्तेफाक था कि वो उस लड़की से जब भी मिला उसे एक कश्मकश में देखा। थोड़ी देर बाद सबा ने आंखें खोल दी और मरमरे से अंदाज में बाहर सर पर दौड़ती इमारतों को देखने लगी। जब एहतशाम ने सवाल दागा, कौन लोग आपके पीछे लगे हैं? लोग? सबा हैरत से उनका सवाल दोहराने लगी। वो लोग तो नहीं है, वो तो, सबा खोई खोई सी बोल रही थी, सहमी सहमी नजरों से इधर उधर देखते हुए। जब बैक व्यू मिरर पर नजर पड़ी तो उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। दो बड़े बड़े सांप कार की पिछली सीट पर फन फैलाए बैठे थे। सबा ने बेयकीनी से पीछे मुड़कर देखा और एक फलक शिगाफ चीख उसके हलक से बरामद हुई। एहतशाम ने फौरन मुड़कर उसकी सिमत पीछे देखा और ऐन उस लम्हे स्टीयरिंग बेकाबू हुआ। उसकी गाड़ी जोरदार तरीके से उछली और सड़क से नीचे ढलवान में उतरती चली गई। नीले पत्थरों वाली कोठी की फिजा में अगरबत्तियों की खुशबू रची बसी थी। खलकत तो खैर इतनी ज्यादा इकट्ठी न थी, बस घर के दो चार अफराद जो खामोशी से सर झुकाए मैयत के इर्द गिर्द बैठे थे। कुछ ही देर बाद गली में से रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। मैले कपड़ों में मलबूस तेल से लुथड़े बालों वाली औरतें सीना कोबी करते हुए कोठी में दाखिल हो रही थी। अदनान और हस्सान मैयत वाली जगह उनके लिए छोड़कर बाहर पिलर के साथ आकर खड़े हो गए, जहां हरे पत्तों की बेल ऊपर तक बनी हुई थी। बस्ती वाले सकीना का जसद खाकी लेने आए थे। वो मासूम लड़की बदनामी और खौफ के डर से खुदकुशी कर चुकी थी, ये जानते हुए भी कि वो बिल्कुल बेकसूर है। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर आखिर उसकी हालत ऐसी क्यों हुई? ये सवाल वो अपने साथ लिए हमेशा के लिए रुखसत हो गई। सबा के वालिदैन इंतहाई परेशान थे। बशीर भाई भी भाभी और इस्माइल को लेकर कराची से आ गए थे। अदनान और हस्सान अलग रोनी सूरतें बनाए बैठे थे। घर में सोगवारी का आलम तारी था। आखिर मेरी बच्ची सबा किधर गई? कैसे रहूंगी मैं अपनी बच्ची के बिना? वालिदा बेटी की जुदाई में रो रो कर हलकान हुए जा रही थी। अम्मी, आप फिक्र ना करें और अल्लाह पर भरोसा रखें। देखना हमारी गुड़िया कैसी हंसती मुस्कुराती वापस आएगी। बशीर भाई ने इस्माइल को गोद से उतारा। इंशाअल्लाह भाई। हस्सान के चेहरे से उदासी टपक रही थी। किचन की टूटी हुई ग्लास वॉल और फिर लॉन में किसी के खून आलूद पैरों के निशानात, ये सब चीजें मामूल के मुताबिक नहीं है, किसी ऊपरी ताकत का करता धरता लगता है मुझे तो। अदनान पुरतशवीश हुआ। आजकल के दौर में, बशीर भाई अभी बोल ही रहे थे कि अदनान ने उन्हें हाथ के इशारे से चुप करवा दिया और सब घर वालों को सबा के खौफ के बारे में बताने लगे। हस्सान भी उनमें बराबर का शरीक हुआ, क्योंकि सबा ने स्टोर रूम में देखी जाने वाली आंखें और उसके बाद अपने कमरे में उस पुरस्रार लड़की का वजूद, फिर अचानक साम बन जाना, ये दोनों वाकयात सबा ने अदनान और हस्सान से शेयर किए थे, मगर तब उन्होंने उसकी बात का यकीन नहीं किया था और अब बुरी तरह पछता रहे थे। पापा, मुझे नहीं पता, सबा आंटी को लेकर आए, कहीं से भी लेकर आए। वो मेरे साथ फुटबॉल भी खेलती थी, मुझे चॉकलेट्स भी खिलाती थी और मुझे पार्क भी लेकर जाती थी। मुझे नहीं पता पापा, सबा आंटी को लेकर आए, मैंने उनके साथ खेलना है। नन्ना इस्माइल मुसलसल जिद किए जा रहा था। बशीर भाई ने उसे अपने सीने से लगाकर भींच लिया। सबा हंसती मुस्कुराती वापस आएगी, उसे एक माँ की दुआ वापस लाएगी, वालिदा ने कहा और उठकर वजू की गर्ज से वॉशरूम की तरफ चली गई। कुछ ही देर बाद वो वजू करके लौटी। लॉन्ग रूम में सब यूं ही बैठे हुए थे जैसे पहले थे। अब मुझे कोई डिस्टर्ब न करे, मैं अपने अल्लाह के हुजूर तब तक झुकी रहूंगी जब तक वो मेरी बच्ची को सही सलामत नहीं ले आता, वालिदा ने कहा और दुपट्टा सर पर अच्छी तरह ओढ़कर अपने कमरे में चली गई। सब लोग यूं ही सर झुकाए बैठे रहे। नहीं छोड़ूंगी तुझे मैं,
मेरा बच्चा मार दिया तूने? कहा था अगर उस कन्या की पेट में मेरा बच्चा पलता रहता और अपनी मुद्दत पूरी होने पर बाहर निकल आता तो तूने मेरे नन्हे बच्चे का अंत करके अच्छा नहीं किया। तूने उस कन्या को सब कुछ बताकर अच्छा नहीं किया। उसने अपना अंत कर लिया और साथ ही मेरे बच्चे का भी अंत हो गया। नागन मुंह फाड़ फाड़ कर धाड़े मार रही थी कि उसके ऐन सामने सबा दीवार से चिपकी बैठी थी। उस अंधेरे कमरे में कोई दरवाजा ना था, बस चारों तरफ दीवारें ही दीवारें थी। बाहर निकलने का कोई रास्ता ही ना था। मेरे बच्चे का तो अंत हो गया, मगर मैं तेरा अंत आसानी से नहीं होने दूंगी। तेरा जीवन तेरे लिए मुश्किल कर दूंगी। वो गला फाड़ फाड़ कर चीख रही थी। सबा के तो जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं था। उसी लम्हे तारीक कमरे में बगुला सा नमूदार हुआ और उसी स्याह नाग की शक्ल लेने लगा। नाग को देखते ही लड़की अपना गुस्सा और कर भूल कर वापस नागन की जोन में आने लगी और दोनों ही बारीक नाली से बाहर निकल गए। एहतिशाम को होश आया तो वो मट्टी के चटियल मैदान में पड़े थे। उन्होंने घबरा कर देखा तो पुराने जमाने की एक कदीम गाड़ी नजदीक ही खड़ी थी। इसमें पेट्रोल भी था। उन्होंने खड़े होकर गाड़ी का जायजा लिया। उसका मालिक दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। एहतिशाम दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसकी प्राडो तो जाने कहाँ गायब हो चुकी थी। ड्राइवर करते करते उन्हें वो लम्हात याद आने लगे कि कैसे छुपे मौजूद दोनों सांपों ने उन्हें और सबा को तबाह हुई गाड़ी से बाहर उछाला था, और उन सांपों में इतनी ताकत जाने कहाँ से आ गई थी कि उसके बाद सबा का कोई अता पता न था, और वो कदीम तर्ज की गाड़ी में शहर की तरफ रवां दवां थे। अलबत्ता उनका दिल और उनकी आंखें कहीं खोई हुई थी। ऐ शहद जैसी रंगत वाली लड़की, तुम जाने आज फिर कहाँ खो गई हो। वो पल आखिर कब आएंगे जब तुम अपने तमाम खौफजदगियां भुलाकर पूरे चांद की रात को मेरे पहलू में बैठोगी और हम दोनों देर तक 14वीं के चांद से बातें करेंगे। एहतिशाम को इतना यकीन तो पक्का हो चला था कि वो खौफजदा चेहरे वाली लड़की जिसकी मासूम हुस्न ने उस पर तिलिस्म कर रखा था, जरूर किसी मुसीबत में है। वो जल्द अज जल्द सबा के घर वालों से बात करना चाहते थे। अम्मी, आखिर आप कब तक नहीं खाएंगी? सबा आपी को कुछ नहीं होगा। मैं अल्लाह से उनके लिए दुआ करता हूँ। हसन पकौड़े की प्लेट पकड़े अपनी वालिदा के पास आ बैठा। सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलेगा हसन। अंदर आते ही एहतिशाम की आवाज़ पर वालिदा और हसन ने चौंक कर देखा। एहतिशाम ने गाड़ी के सफ़र की सारी दास्तान उनके गोश गुजार कर दी और ये भी बताया कि किस तरह सबा खून आलूद पैरों के साथ लॉन की तरफ से भागती हुई आई थी। वो मोटे मोटे और लंबे सांपों का उसके पीछे गाड़ी तक पहुंच जाना। हमें किसी की मदद लेनी पड़ेगी। अदनान फैसला कुना था और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि हमारी मदद कौन कर सकता है। वालिदा कुछ सोचकर उठ खड़ी हुई और फ़ोन पर कोई नंबर मिलाने लगी। उधर स्याह नाग ने अपनी भारी सा फन उठाया और पूरी ताकत से सबा के पैर पर दे मारा। सबा ने अपना पैर पकड़कर जोरदार चीख मारी। उसका रंग अचानक नीला पड़ने लगा। उसके फौरन बाद ही दूसरा सांप आगे बढ़ा और सबा के पैरों से जहर चूसने लगा। ये सारा अमल सबा के लिए बहुत तकलीफ दे था। वो दर्द की लहरों से दोहरी होती जा रही थी। तुझे ये तकलीफ बार बार सहनी होगी कन्या। तेरी जिंदगी का अंत एक दफा में हम नहीं कर सकते। तुझे तड़पा तड़पा कर मारेंगे हम। तारीक कमरे में नागिन की बिखरी हुई आवाज गूंज रही थी। ओह मेरा बच्चा। नागिन की दर्द में डूबी आवाज एक बार फिर सुनाई दी। सबा ने एक बात नोट की थी कि नागिन की आंखें वैसे तो बड़ी बड़ी स्याह रंग की थी, मगर जब वो तैश और गुस्से के आलम में आती थी तो उसकी आंखों में नीला रंग उभरने लगता था। उस तारीक कमरे में कोई दरवाजा ना था। चारों तरफ बड़े बड़े स्याह पत्थर लगे थे जो हमा वक्त सबा का मुंह चढ़ाते रहते थे। एहतिशाम ने मतलूबा पते पर आकर गाड़ी रोकी। एक शख्स दूर से उन्हें दरख्तों के दरमियान बैठा नजर आ रहा था। लिबास के नाम पर उसने सिर्फ एक शॉर्ट पहन रखा था। वो अपनी धुन में मगन था। एहतिशाम, अदनान और हसन उसके पास जाकर बैठे और उसे सारी रुदात सुना डाली। बूढ़े ने कहा, बाबा क्या वो सांप हमारी बहन? और हसन ने बात अधूरी छोड़ दी। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। असल में नाग नागिन का वो जोड़ा तुम्हारी बहन से नाराज हो गया है। जहाँ तक मुझे मालूम हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता बोले। वो सबा को तकलीफ क्यों पहुंचा रहे हैं? एहतिशाम को तशवीश लाहक हुई। बात दरअसल ये है कि सांपों की दुनिया में सांप अपने ज्यादातर छोटे बच्चों को खुद ही खा जाते हैं। जो बाकी बच जाते हैं वो उन्हें जी जान से प्यारे होते हैं।
नाग और नागिन वो बच्चा जो गालिबन तुम्हारी नौकरानी गलती से निगल गई थी, उसके अंदर जाकर बिल्कुल इंसानी बच्चे की तरह परवरिश पाने लगा। नाग और नागिन का जोड़ा मुतमईन था कि उनका बच्चा नौकरानी के पेट में पलता रहेगा और उसका साइज और वजन जो एक मुकर्ररा वक्त पर उसके पेट में शदीद दर्द उठेगा, यूं उसके बच्चे की विलादत आम इंसानी बच्चे के मुताबिक होगी और वो अपने बच्चे को उस वक्त तक मुकम्मल सांप बना देंगे और फिर ले जाएंगे। मगर तुम्हारी नौकरानी की खुदकुशी की वजह से उसके अंदर मौजूद बच्चा सांप भी खत्म हो गया। बस नाग और नागिन के इस जोड़े को यही कलक है। बाबा अपने खास इल्म के जरिए सारी मालूमात दे रहे थे कि हस्सान दरमियान में बोल पड़ा, बाबा वो सांप सकीना के पेट में आया कहाँ से? मेरा इल्म बता रहा है कि वो नन्हा सांप तुम्हारी नौकरानी की किसी चीज के साथ गलती से निगल लिया था। नाग और नागिन के जोड़े ने अपने बच्चे की परवरिश करने की बहुत कोशिश की, मगर तुम्हारी बहन ने उसके हामला होने की इत्तला उसे दे दी, जिस पर उसने दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। अब जोड़ा अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार तुम्हारी बहन को गर्दानता है, इसीलिए तुम्हारी बहन अभी तक उनके कब्जे में है। बाबा लम्हे भर को चुप हो गए। हमारी बहन को बचा लें बाबा, हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अदनान ने बाबा के घुटनों को हाथ लगाया और मिन्नत समाजत करने लगा। आज से ठीक 2 दिन बाद जुमेरात है। मेरा अमल और ताकत उस वक्त अपने जोरों पर होगा। तुम लोग उस जगह जाना, मेरा साथी उस मकाम की निशानदही कर देगा जहां नाग और नागिन उस जोड़े ने तुम्हारी बहन को रोका हुआ है। बाबा ने कहा और उठकर एक तरफ जाने लगे। तुम्हें पता है, आने वाली पूरनमाशी की रात को तुम एक मुकम्मल नागिन बन जाओगी। हमारी बस्ती के तकरीबन सभी सांपों का जहर तुम में सरायत करता और फिर बाहर निकलता है। थोड़ी सी दूर घटना से गुजरने के बाद तुम अपने इस शरीर समेत एक मुकम्मल नागिन बन जाओगी, हमारी बस्ती की एक हसीन तरीन नागिन। मेरा विचार है कि हर नाग फिर तुमसे ब्याह करना चाहेगा। स्याह चुस्त कपड़ों में मलबूस, नीली कांच जैसी आंखें लिए वो सबा से बोले जा रहा था। मैं थूकती हूँ तुम सब पर। एक बात जान रखो कि मेरा रब सबसे बड़ा है और वो जानता है कि मेरा इस पूरे मामले में कोई कसूर नहीं। सकीना को मुत्तला करना मेरा फर्ज था जो मैंने पूरा किया। मेरा जो चाहे हशर कर लो, मैं तुम पर और तुम्हारे इंतकाम पर यकीन नहीं रखती। मेरा यकीन सिर्फ अपने रब पर है, वही मुझे बचाएगा। निढाल सी सबा को अपने रब पर पूरा भरोसा था। क्या तुम्हारा धर्म तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल कर ले जा सकता है कन्या? हाँ, मेरा रब मेरे लिए कोई न कोई वसीला जरूर बनाएगा। अज़्म और यकीन से भरी सबा की आवाज़ें तारीकी कमरे में गूंज रही थी। वो सामने मौजूद झपकने की हरकत से आ रही अपनी नीली आंखें उसके चेहरे पर जमाए हुए से देखता ही रह गया। उधर जुमेरात के दिन सबा के घर वाले उसी जगह पहुंच गए जहां दरख्त के झुंड में वो बाबा मिले थे। बाबा, सबा आप ही कब तक हमारे पास होंगी? गाड़ी से उतरते ही हस्सान बोला। सब्र करो बच्चा, अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है। मुझे अपने साथी को अंदर से बुलाने दो, फिर हम सब उसकी रहनुमाई में आगे बढ़ेंगे। बाबा ये कहकर अंदर अपनी कुटिया में चले गए। थोड़ी देर बाद बाबा बाहर आए, मगर उनके साथ कोई भी ना था। चलो बच्चों, जल्दी चलो, इससे पहले कि जुमेरात की घड़ी बीत जाए। बाबा एक खास सिमत को तेज तेज चलने लगे। मगर बाबा, आपका साथी कहाँ है जिसने हमें रास्ता बताना है? अदनान हैरत ज़दा सा होकर बोला। वो हमें रास्ता बता रहा है बच्चा। बाबा ने मुस्कुराते हुए जमीन की तरफ इशारा किया तो सब लोग एकदम दंग रह गए। जमीन पर एक किंग कोबरा तेजी से बल खाता हुआ आगे की तरफ रेंग रहा था। 1.5-2 घंटे की मुसाफत के बाद वो अपने मतलूबा आशियाने के बाहर खड़े थे। वो एक स्याह रंग की गुंबद नुमा छोटी सी इमारत थी। उसके अंदर हम कैसे दाखिल होंगे बाबा? उस तरफ तो दीवारें ही दीवारें हैं। एहतशाम इमारत के चारों तरफ घूमते हुए बोला, मगर फौरन ही उसे चुप होना पड़ा क्योंकि किंग कोबरा एक नाली के जरिए इमारत के अंदर दाखिल हो रहा था। कमरे में मौजूद सबा एकदम घबरा कर उठ गई। बारीक नाली से किंग कोबरा अंदर दाखिल हो रहा था। अंदर दाखिल होकर उसने बड़े बड़े स्याह पत्थरों की दीवार पर चढ़ना शुरू कर दिया। पत्थरों की सतह निहायत खुरदरी थी और वो कदरे बाहर को भी उभरे हुए थे, इसीलिए किंग कोबरा को दीवार पर चढ़ने में आसानी हो रही थी। कुछ ऊंचाई पर पहुंचकर उसने एक पत्थर पर अपना फन जोर से मारा। पत्थर कागज के पुर्जे की तरह नीचे आ गिरा। उसके फौरन ही बाद एक पूरा तख्ता नीचे आ गिरा। चांद की तेज रोशनी छन छन करके अंदर आने लगी तो जैसे सबा की आंखों को भी ठंडक मिली। इतना बड़ा सुराख देखकर सबा में तो जैसे तवानाई उभर गई। वो हिम्मत करके उठी और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई सुराख के पास आई और करीब ही टूटी फूटी हुई कुर्सी पर चढ़कर उस सुराख में से बाहर निकल गई। बाहर अपने घर वालों को देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए।
वो भागकर उनसे लिपट जाना चाहती थी, मगर उसके पैरों को किसी जंजीर ने जकड़ लिया था, स्याह रंग के एक मोटे से सांप की जंजीर ने। वो अपना तवाजुन बरकरार न रख सकी और नीचे गिर गई। अब वो नागिन अपना घेरा तंग कर रही थी और सबा के पैरों से होती हुई उसके दिल की तरफ बढ़ रही थी। सबा का रंग मारे दहशत के पीला पड़ चुका था। मुझे जाने थे बाबा। वो सबा को एहतशाम सबा को बचाने के लिए आगे आगे आए। सबा ने उसका बाजू थाम लिया। मेरा साथी ये काम कर देगा बच्चा, बाबा ने एहतशाम से कहकर किंग कोबरा की आंखों में झांका, जो अब तारीक कमरे से निकलकर वापस उनके पास आ चुका था। किंग कोबरा अपनी नन्ही आंखों से कुछ देर बाबा की आंखों में देखता रहा और फिर जैसे सारी बात समझकर तेजी से आगे रेंग गया। किंग कोबरा नागिन के बिलों में लिपटी सबा के पास पहुंचा। एक सिम से एक और लंबा सा भारी भरकम सांप रेंगता हुआ आया। वो गालिबन नाग था। किंग कोबरा जो नागिन से उलझ रहा था, उसने चौंक कर अपना फन नाग की तरफ उठाया। बाबा ने अपने साथी को मुश्किल में देखा तो अपनी पोटली से बीन निकाली और बजाना शुरू कर दी। नाग बीन की मधुर आवाज पर झूमने लगा। उसे अपने इर्द गिर्द का होश न रहा। बाबा ने आगे बढ़कर बीन की धुन में मस्त नाग को पकड़कर पिटारी में बंद कर दिया। किंग कोबरा के वार की वजह से नागिन सबा पर गिरफ्त ढीली करके मुकम्मल तौर पर उसे छोड़ चुकी थी। अब वो एक लड़की की जून में आ गई थी, जो घुटनों के बल बैठी थी और खूनखार आंखों से किंग कोबरा को घूर रही थी, जैसे अभी उसे कच्चा चबा जाएगी। उस लड़की यानी नागिन का सांप के रूप में आना बहुत जरूरी है बच्चा। मेरा साथी उसका मुकाबला तभी कर सकता है जब वो सांप की जून में होगी। बाबा फिक्रमंदी से अंदाजन बोले। किंग कोबरा अब कोई हरकत नहीं कर रहा था, बस बड़ी सी कुंडली मारे साकित बैठा लड़की को घूरे जा रहा था। बड़ी बड़ी स्याह आंखों वाली लड़की भी जहर खुन मुस्कुराहट से किंग कोबरा को घूर रही थी। बाबा ये पिटारी मुझे दीजिए। एहतशाम ने हाथ बढ़ाकर पिटारी ली, फिर बाबा को फिक्रमंद देखकर बोले, आप फिक्र न करें बाबा, मैं सांपों को हाथ में पकड़ना जानता हूँ, आप बस मुझ पर भरोसा रखें। एहतशाम ने पिटारी ली और नागिन लड़की के बिल्कुल सीध में जाकर खड़ा हो गया। किंग कोबरा अपनी जगह पर कुंडली मारे बिल्कुल साकित था। एहतशाम ने पिटारी का ढक्कन उठाया और उसमें मौजूद स्याह नाग को फन से पकड़कर बाहर निकाला। स्याह नाग के जबड़े बिल्कुल भींचे हुए थे और वो मजबूर निगाहों से अपनी नागिन को देख रहा था। मारे तैश और गुस्से के नागिन लड़की की आंखों में नीलाहट उतरने लगी और तेजी से पलटी खाई और देखते ही देखते स्याह सांप का रूप धारण कर गई। सांप की जून में आते ही उसने तेजी से उछलकर एहतशाम पर हमला करना चाहा, मगर किंग कोबरा ने उसे उछलकर फिजा में ही जा लिया। दोनों आपस में बुरी तरह गुत्थम गुत्था हो गए। यहां से भाग चलते हैं भाई, अदनान और हस्सान पीछे खड़ी सहमी सी सबा ने कहा तो फौरन बोले, नहीं बच्चा, इस नागिन को यूं आजाद नहीं छोड़ सकते, थोड़ी देर सब्र करो, मेरा साथी उसे जेर कर लेगा। नाग तो मेरे पास पिटारी में बंद रहेगा, तो हमारी आइंदा जिंदगी में कोई मसला खड़ा नहीं होगा, मगर नागिन इतनी आसानी से कैद नहीं की जा सकती। बाबा आगे भी कुछ बताना चाहते थे, मगर फौरन चुप हो गए और घबराकर आगे बढ़े, जहां एहतशाम किंग कोबरा को हाथों में लिए सर झुकाए बैठा था, जब उसके साथ ही एक स्याह रंग का मोटा सांप बिल्कुल मुर्दा और बेजान खून में लथपथ पड़ा था। किंग कोबरा की खाल जगह जगह से उधड़ गई थी, उसकी एक आंख भी जाया हो गई थी, वो बिल्कुल जान कुनी के आलम में था। बाबा ने तड़प कर किंग कोबरा को छोटे बच्चे की तरह अपनी गोद में रखा। बाबा ने बचपन से ही उसे अपने बच्चे की तरह पाला था और आज वो बच्चा किंग कोबरा बनकर स्याह नागिन का खात्मा करके अपने मालिक की नजरों में सुरखरू हो चुका था। बाबा की गोद में आते ही किंग कोबरा यकलख्त बेजान सा हो गया, जैसे वो अपना आखिरी वक्त बाबा की गोद में गुजारना चाहता हो। हमें अफसोस है बाबा, आपका साथी अदनान अफसुर्दा सा हो गया। नहीं बच्चा, मेरा साथी तो अमर हो गया। दूसरों की मदद करते हुए जो जान देते हैं वो बिलाशुबा अमर हो जाते हैं, बाबा ने कहा और किंग कोबरा के मुर्दा वजूद को संभाले और एक हाथ में पिटारी पकड़े वो एक तरफ कुचल पड़े। एहतशाम, अदनान, हस्सान और सबा भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए गाड़ी में बैठे और नीले पत्थरों वाली कोठी की जानिब गामजन हो गए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताइए।